चलिए अब हमारे साथ जैसे मैंने कहा कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। गुरमीत जी गुड आफ्टरनून। गुरमीत जी आज जो स्टेप्स आए चाहे वो एफआईआई टैक्सेशन पर आया G6 पर या फिर जो एनआरआई और पीआईओ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आया उसकी वजह से जो डॉलर रुपए में आज शानदार रिकवरी आई है, पहले तो उसको समझाएं हमारे व्यूअर्स के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है और उस पर आपकी रिएक्शन क्या होगी। अनुज, आई थिंक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं आज पॉलिसी में। आरबीआई और गवर्नमेंट के सिंक्रोनाइज एक्शन है। सिंपल टर्म्स में भारत 2025 में ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड हुआ था। उसमें दो रूट हैं, जनरल रूट है, फार है, फुली एक्सेसिबल रूट जिसे हम बोलते हैं। एक तो उसमें जो 20 बिलियन के आसपास हमें आया है 2025 से, उसमें से करीबन 12-13 फार रूट से है और $7-8 बिलियन जनरल रूट से है। अवेलेबल लिमिट के हिसाब से ये बहुत कम है, 6-7-8% ही आया है। तो एफआई से आउटफ्लो नहीं हुआ है डेट का इतना, बट इनफ्लो जो होना चाहिए था नहीं हुआ है। तो उसका एक की इरिटेंट था विद होल्डिंग टैक्स। वो पहले 5% होता था, हमने उसको 20% कर दिया था। उसको बिल्कुल ही जीरो कर दिया है और एलटीसीजी भी हटा दी। तो इससे आपका ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन हो जाएगा और इस साल में, और इससे 15-20-25 बिलियन डॉलर के हमें डॉलर इनफ्लोज आएंगे। दूसरा, बैंक को अब आरबीआई ने हेज करना, आरबीआई हेज करेगा जो एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स है। एफसीएनआरबी में क्या होता था, 3-3.5% का आपको फॉरवर्ड प्रीमियम लेके हेज करना पड़ता था। तो एफसीएनआर का रेट अनअट्रैक्टिव हो गया था। अब वो 3-3.5% में से कुछ पार्ट बैंक पास ऑन कर सकता है। अगर एफसीएनआर डिपॉजिट डॉलर में या यूरो में आप 5-6%, 6.5% में भी कुछ बैंक ऑफर कर सकते हैं। और बहुत फॉरेन बैंक्स की लिमिट्स होती हैं, तो वो लेवरेज यूज करके जैसे आप जापानीज लाइबोर में बोरो करते हैं 3-3.5% पे, 4% पे और 6% इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप 3-4 टाइम्स लेवरेज दे देंगे तो ओवरऑल यील्ड बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। तो मुझे लगता है यहाँ से भी 20-25-30 बिलियन डॉलर आना चाहिए। तो इसलिए आज रुपी आप देख रहे हैं क्लोजर टू 95 है, 96 की तरह। तो बहुत अच्छा रिएक्शन है। और पीएसयू लेंडर्स को भी ईसीबी उसमें छूट दी गई है, वो बोरो कर सकते हैं डॉलर टर्म। तो बैंक्स के लिए, पीएसयू लेंडर्स के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम होगा, ट्रेजरी इनकम भी बढ़ेगी। तो ये बैंक्स और फाइनेंशियल्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। देश को एफएक्स फ्लोज मिलेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसलिए शायद बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है और ओवरऑल मार्केट अभी भी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि एफआईआर फ्लोज इक्विटी से अभी भी जारी है। तो पर आपको ग्रेजुअली इस स्टेप के गेन्स दिखने को मिलेंगे, करेंसी मूवमेंट में भी, बॉन्ड मार्केट में भी, और उसका जो स्पिल ओवर होगा अनुज इक्विटी मार्केट में। ओके, मीनवाइल निफ्टी देखिए एक बार जरा, और सच बताऊं तो इंट्राडे चार्ट रखिएगा निफ्टी का। ये देखिए जिस तेजी से रिकवरी आई उसी तेजी से वापस गिरा मार्केट, और अगेन कई मूव्स समझ से परे हैं। आई थिंक ये उनमें से एक है। जस्ट छोड़ दें, मतलब कुछ कर नहीं सकते इसमें शायद। गुरमीत जी, बैंक निफ्टी, तो क्या बैंक निफ्टी अब यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा और क्या बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा करेंगे यहाँ से, स्पेसिफिकली एसबीआई, इस पर क्या व्यू रहेगा? तो अनुज, बैंक निफ्टी करेगा, बट कुछ बैंक्स जिनका एनआर बेस बहुत अच्छा है और ईसीबी मिक्स बेटर हो सकता है बोरिंग का, वो ज्यादा अच्छा करेंगे। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का एनआर बेस बहुत अच्छा है, फेडरल बैंक का साउथ बेस्ड क्योंकि ब्रांच है और बहुत कंसंट्रेशन है मिडिल ईस्ट में और कुछ कंट्रीज में, वो अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपोजर एचडीएफसी का भी है। तो मुझे लगता है कि सिलेक्टिवली बहुत अच्छा करेंगे। और उनका लेंडिंग मिक्स भी चेंज होगा। एक जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच का इशू आ रहा था वो सॉल्व होगा, कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे, और वैल्यूएशन वाइज बैंक निफ्टी रिलेटिवली बहुत चीप है। पूरा बैंक निफ्टी 12-13 के अर्निंग मल्टीपल पे है, लेस देन 2 के प्राइस बुक पे है। आज एक्सिस बैंक ने कमेंट्री में बोला कि वो 300 बेसिस पॉइंट्स आउट परफॉर्म करेंगे क्रेडिट ग्रोथ को। मतलब बाजार की 16% क्रेडिट ग्रोथ आई है लास्ट मंथ की, तो एक्सिस बैंक प्रॉब्ली 18-19% की बात कर रहा है। तो बाजार ने रिस्पॉन्ड भी किया। तो मुझे लगता है अनुज, बैलेंस शीट इशू नहीं है इस देश में। बैलेंस शीट कॉर्पोरेट का, बैंक का, दोनों का अच्छा है। थोड़ा सा पीएनएल इशू है, और पीएनएल इशू इज अ इजी प्रॉब्लम टू फिक्स। तो ये धीरे धीरे मुझे लगता आएगा, क्योंकि अभी एफआई शॉर्ट है। शॉर्ट टर्म में समझना मुश्किल है कि किस किस हिसाब से पोजीशनिंग है, बट सूनर और लेटर मार्केट इस मूव को रिस्पॉन्ड करेगा। और मुझे लगता है कि ये अभी सिर्फ इतने स्टेप्स नहीं है, आपको और स्टेप्स देखने को मिलेंगे। तो मैं रूल आउट नहीं करूंगा गवर्नमेंट और स्टेप्स लेगी। जो इक्विटी आउटफ्लो है, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो हम ऑलरेडी 25-30 बिलियन इस साल यू लूज कर चुके हैं। तो आई थिंक उसको भी एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर लिया जाए।
वही अपेक्षित है। बट मीनवाइल अगर आप एक बार रुपया लेके आएँ, यस, और ये जो बात अभी तक हम कर रहे हैं इस मंच पे और जो अभी गुरमीत ने भी कही, सबसे अगर आप देखें बड़ी इंटेंशन बहुत अगर आप देखें जो थी वो थी रुपये को संभालना। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 94.90। मेरे ख्याल से ये इस दौर की हालिया दौर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। इट्स 94.93 एज ऑफ नाउ। तो रुपए में एक शानदार रिकवरी है। अच्छा गुरमीत, क्योंकि हायर लेवल्स पे सेलिंग भी है, इसमें कोई राय नहीं है। इतने बड़े अगर आप देखें आज इवेंट के बाद, हालांकि ये इवेंट कुछ हद तक पहले से भी प्राइस में था। आप लोग पोजीशन कैसे हैं अपने पीएमएस में इस वक्त? आपने पिछले 20 दिन में पोस्ट अर्निंग्स क्या क्या ऐड किया? कहाँ कन्विक्शन आपका ज़्यादा बड़ा नंबर्स के बाद? तो एक क्लियर विनर जो मार्केट में ऑलरेडी दिख रहा है वो एनर्जी और पावर इक्विपमेंट स्पेस है वीरू। तो हमने पोर्टफोलियो में वारी एनर्जी ऐड किया है। एनर्जी में हमने जी वर्नोवा थोड़ा सा ऐड किया जब बीच में 2-3 दिन डिप मिला था। हमने कुछ कंडक्टर स्टॉक्स ऐड किए हैं। तो पूरा पावर इक्विपमेंट स्पेस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एचवीडीसी जो सेशन है उसकी अभी करंट रेवेन्यू 10,000 करोड़ है मान लीजिए। अपॉर्चुनिटी साइज 2 से 2.5 लाख करोड़। तो ये हम अर्निंग मल्टीपल देख के थोड़ा सा हमें लगेगा कि स्टॉक्स बहुत ऊपर गए हैं, बट अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। 8-9 लाख करोड़ के कैपेक्स की बात हो रही है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में। सीजी पावर हमारे पास ऑलरेडी है बहुत समय से, तो वहाँ हम बेनिफिट हुए हैं। हमने एक छोटा कंपनी ऐड करी थी हिंद रेक्टिफायर, मैंने कई बार चर्चा करी, ये रेलवे के लिए ट्रांसफॉर्मर्स बना पाया। तो ये स्टॉक ने बहुत अच्छा किया। और रिसेंटली अभी हमने आजाद इंजीनियरिंग काफी ऐड किया है, जब थोड़ा सा स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन आया था, क्योंकि वो एनर्जी पे भी है, डिफेंस पे भी है। डिफेंस में अनुज के साथ कई फोरम पे चर्चा कर चुका हूँ। ये डेकेडल थीम है, आपको न्यू हाइस पे दिख रहे हैं बहुत सारे स्टॉक्स। अभी आप देखिए लॉइटरिंग एम्यूनिशन और ड्रोन का $2 बिलियन का ऑर्डर आया है। अभी मिसाइल यूनिट एक आर्मी में क्रिएट हो रहा है। हमें कम से कम 4 से 5 हजार बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। करंट इन्वेंट्री 500-600 की है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप ब्रह्मोस देखिए 70% कंटेंट लोकलाइज हो गया। तो आप देखिए कितने एंसिलरीज बेनिफिट करेंगे। जैसे डेटा पैटर्न है वो फायर कंट्रोल सिस्टम बनाता है। तो मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो डिफेंस हमने ऐड किया है। और थोड़ा सा मैंने पहले चर्चा करी थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थीम हम देख रहे हैं। युआन अप्रिशिएट कर गया 20-22%। तो जब भी कोई कैपेसिटी ऐड हो रही थी केमिकल स्पेस में, एपीआईज में, कैपिटल इक्विपमेंट में, चाइना से प्राइस कटिंग हो रही थी और वो काफी हद तक कम हो गई है। तो एक मिनिमम इंपोर्ट प्राइस ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई है सेक्टर पे और युआन अप्रिशिएट कर गया। तो 20-25% का जो गैप था वो कवर हुआ है। तो सिलेक्टिवली हम कुछ केमिकल और एपीआई नेम्स भी पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। ओके गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट मैं आपसे डिफेंस पर ही पूछने वाली थी और स्पेशली ड्रोन्स सेक्टर को ही लेकर पूछने वाली थी। अभी थोड़ी देर पहले हमने सिम सी आवाज़ के अपने दर्शकों को एक रिसर्च बताई थी ड्रोन स्टॉक्स के ऊपर। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि अब लड़ाई सिर्फ आर्मी वाली नहीं रह गई है, टेक्नोलॉजी वाली रह गई है और ड्रोन्स में काफ़ी कुछ करना पड़ेगा भारत को, वो तो समझ में आया। लेकिन अब एक और बड़ा स्पेस, कैपिटल मार्केट स्पेस, जिस कदर टूटा है आज गुरमीत जी उस खबर के बाद, प्रॉप डेटिंग और एमटीएफ के नियम के बाद, ये तो एक्सपेक्टेड थी चीज़ें, लेकिन अब क्या आपका व्यू चेंज हुआ है मार्केट के रिएक्शन को देखकर, या फिर अभी भी इंटैक्ट है, एक बड़ी थीम रहेगी कैपिटल मार्केट स्पेस? चलिए मैं ये बोलूंगा कि ड्रोन्स के साथ साथ स्पेस टेक्स भी देखिए, क्योंकि डिफेंस और स्पेस टेक का आपको कन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा बहुत सारे पॉकेट्स में। तो स्पेस टेक्स भी देखिए डिफेंस के साथ, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेज आ रहे हैं और ड्रोन अपॉर्चुनिटी अभी और बड़ी होगी। आप देखिए नागास्त्रा 1 हमने यूज किया ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी बहुत साइप्रस और काफी कंट्रीज में काफी डिमांड है ब्रह्मोस के अलावा। और अभी इसमें नागास्त्रा 2 भी आ रहा है, आइडिया फोर्स है ही है ड्रोन स्पेस में और भी बनेगा। कैपिटल मार्केट में हमारा फोकस अभी वेल्थ मैनेजमेंट और एएमसीज में ज्यादा है, और जहाँ एन्युटी बेस्ड रेवेन्यू है। तो एएमसीज में हमने बिरला ऐड किया, एसेट मैनेजमेंट 900 के ऑर्डर लेवल्स पे। स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड है, हरीश कृष्णन जी जब से आए हैं एज ए सीआईओ। इक्विटी मिक्स चेंज हो रहा है, उनका डेट ज्यादा था, अभी इक्विटी मिक्स इंप्रूव हो रहा है। एसआईएफ लॉन्च हो रहे हैं, कमोडिटी ईटीएफ्स में फ्लोज अच्छा है। तो एएमसी और वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग को और ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेसेस को जैसे सीडीएसएल है, नियर टर्म में आउट परफॉर्म करेंगे, लॉन्ग टर्म में वापस ट्रांजैक्शन। आई थिंक एनएससी का आईपीओ जब आएगा वो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। जब भी आता है 5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 12-13 हजार करोड़ का आईपीओ आएगा। तो हम कैपिटल मार्केट्स प्ले में बिरला एएमसी हमने थोड़ा सा ग्रो ऐड किया है करेक्शन में, क्योंकि बड़ी स्ट्रक्चरल स्टोरी है। 45% न्यू एसआईपीज अब वहां पे रजिस्टर हो रही है, एसेट मैनेजमेंट में अच्छा कर रहे हैं, और जैसे जैसे वॉल्यूम ठीक होगा, ब्रोकिंग बिजनेस बढ़ेगा, मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं न्यू अकाउंट्स ओपन में। तो ये हमारे कैपिटल मार्केट प्लेस है।
ओके, मीनवाइल अदानी ग्रीन लेकर आइए एक बार जरा, 7% ऊपर हो गया है। अब अदानी एनर्जी ये भी 4% ऊपर, बड़े मूव्स आ रहे हैं इस समय अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। गुरमीत जी, ये अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी? तो अनुज, हमारे पास अदानी का कोई एक्सपोजर नहीं है, बट अब हम रिव्यू कर रहे हैं जब से ये सेटलमेंट हुआ है यूएस के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था, उससे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग और नेगेटिव कवरेज होती है। और अदानी ग्रीन जैसा आपने बोला एक स्टॉक है जो अभी भी प्री हाइडेनबर्ग वाले लेवल पे था, बाकी जगह अच्छी मूवमेंट आई है, चाहे वो एंटरप्राइज हो, पोर्ट्स हो, बाकी बिजनेस में। हम अभी अदानी एनर्जी को थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं और अदानी पोर्ट को। तो हमें लगता है कि बहुत यूनिक बिजनेस है, और पोर्ट्स में एक्चुअल में देखा जाए तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फ्री कैश फ्लो है। अदानी बाकी सारे बिजनेसेस में लेवरेज है, शेयर प्लेजिंग है, और काफी केपेक्स इंटेंसिटी है। हम एनर्जी में अभी जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि हम क्या ऐड कर सकते हैं। वारी हमने अभी रिसेंटली ऐड किया है। तो जैसे मैंने बोला, मैं एनर्जी स्पेस को लेके बहुत बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस सबसे बड़ी इंडिया से सबसे बड़ा एआई का फॉलो थ्रू बेनिफिशियरी है, वो इलेक्ट्रिफिकेशन है। और यहाँ पे ऑर्डर बुक 2029-30 तक सबकी फुल है, जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी है, एक्जीक्यूशन रिस्क कम है, मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, तो ये परफेक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, अगर आप देखें इस स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आपका यहाँ पे गुरमीत जी। अच्छा गुरमीत जी, ऑटो में मारुति ने जो एक फ्लैक्स फ्यूल वाली वैगनआर लॉन्च करी, प्रोडक्ट इनोवेशन हो रहे हैं, दैट्स गुड, है ना, ये अच्छी बात है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? और पिछले अगर एक महीने के प्राइस सेक्शन को देखें, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पर, आपने ऑटो में क्या प्लेसमेंट रखी हुई है अपनी इस वक्त? तो हमने पीछे संधार ऐड किया था, मैंने आपसे चर्चा की थी, क्योंकि टीवीएस का सबसे बड़ा सप्लायर है, टीवीएस के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे थे, तो उसका फॉलो थ्रू रिफ्लेक्शन होना ही था। 60% रेवेन्यू टीवीएस से आता है संधार का। तो वो लॉक्स बनाते हैं, फैब्रिकेशन है, शीटिंग है, इंडस्ट्रियल कैबिन्स बनाते हैं। तो थोड़ा सा उनका जो टू व्हीलर फोर व्हीलर मिक्स है, अब 55-45 60-40 हो गया, पहले टू व्हीलर की तरफ ज्यादा था। तो स्टॉक ने बहुत अच्छा किया अर्निंग्स के बाद। अभी हम मदरसन वायरिंग को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए, अगर आप एक पेट्रोल मॉडल लीजिए किसी कार का, लेट्स से एमजी हेक्टर है, 18 लाख रुपए का पेट्रोल वर्जन है, तो उसमें मान लीजिए 15,000 रुपए का वायरिंग हार्नेस यूज होता है। तो उसका ईवी वर्जन है, उसमें 35-40 हजार का होगा। तो वायरिंग हार्नेस ईवी में और हाइब्रिड में ज्यादा है नॉर्मल इंजन से। तो जैसे जैसे ऑटो पिकअप होगा और ईवी पिकअप होगा, हमने एस्टिमेट किया था कि ईवी एडॉप्शन 8% होगा। पिछले महीने की अगर आप सेल्स देखें, ऑटो सेल्स की 10% हो चुका है ऑलरेडी। तो बहुत तेजी से अडॉप्शन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ईवी अडॉप्शन बढ़ेगा और ऑटो में पिकअप आएगा, वायरिंग हार्नेस में डबल प्ले आएगा। तो ये एक बिजनेस हम थोड़ा इवैल्यूएट करें, हमने अभी एज अ डिस्क्लेमर पोजीशन ऐड नहीं करी है, बट इसको स्टडी करें। चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया और इस पूरी चर्चा के लिए, और अपनी पोर्टफोलियो की मतलब पीएमएस की प्लेसमेंट पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।